ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बार बार जीतने का हौसला रखो बच्चों, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इन्हीं पंक्तियों को सार्थक बनाने के लिए एक छोटी सी बच्ची लगातार सकारात्मक प्रयत्न कर रही है। जब वह 9 साल की थी तो बनी एशिया की पहली 6 पैक ऐप गर्ल, जिसका सपना भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना है। इसके साथ साथ भारत के स्टार बैट्समैन विराट कोहली ने भी इस चैंपियन की तारीफ की है। इतना ही नहीं, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन भी इस बच्ची के फैन हैं। तो क्या आप सभी इस रविवार को सुबह 9 बजे पूजा बिश्नोई की इंस्पिरेशनल स्टोरी जानने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, रियल स्टोरीज ऑफ रियल चैंपियंस विद उत्कर्ष स्मार्ट ब्रेन। नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो, पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे, वाच्य की बात कर रहे थे। वाच्य क्या होता है, किसे कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका था। वाच्य का मतलब होता है बताने वाला। बताने वाला मतलब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। तो क्रिया जिसके अनुसार आती है उसी के आधार पर उसको वाच्य कह देते हैं। अब वाच्य से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बता दी थी, खूब सारी बातें हम पिछली कक्षा में भी कर चुके थे। तो देखो, वाच्य में आपको बताया था कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य में मैंने आपको बताया था जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो रही हो, अर्थात कर्ता के लिंग और वचन को बदलने पर, कर्ता के लिंग और वचन को बदलने पर क्रिया के लिंग और वचन में भी बदलाव हो जाए। कर्ता के लिंग और वचन को बदलने पर क्रिया के लिंग और वचन में भी बदलाव हो जाए तो वहां कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। अब इसके साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ में ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म किससे रहित हो, परसर्ग रहित हो। अब परसर्ग का मतलब क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। परसर्ग रहित मतलब कारक चिन्ह रहित हो। तो इसके उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो, कर्म परसर्ग रहित हो, तो वहां 3 बातें निश्चित हो जाती हैं। बिल्कुल स्वागत, अभिनंदन है जैलदार भाई जी, बिल्कुल मित्रा जी, विक्रम भाई, अभिषेक भाई, पूजा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर ने परसर्ग जुड़ने पर सबसे पहली बात बताई, क्रिया किसकी होगी, भूतकाल की होगी। दूसरी बात क्या बताई थी, क्रिया सकर्मक ही होगी। क्रिया कैसी होगी, सकर्मक ही होगी। और तीसरी बात बताई थी, वाक्य में कर्तृवाच्य ही होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। चाहे क्रिया कर्म के अनुसार क्यों ना बदल रही हो, वाच्य कर्तृ ही होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसका सबका आपको ध्यान रखना। तो अब इसके आगे हम बात करेंगे। तो कर्ता वाच्य में कोई कंफ्यूजन है क्या किसी प्रकार की, सबके समझ आ गया होगा क्या होता है कर्तृवाच्य, किसको कहते हैं कर्तृवाच्य। तो बस कर्तृवाच्य में ध्यान इतना रख लेना, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ने परसर्ग जुड़ने पर भले ही क्रिया कर्म के अनुसार क्यों ना आ रही हो, वाच्य कर्तृ ही होगा। ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करेंगे दूसरा उदाहरण कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य क्या होता है, किसको कहते हैं कर्मवाच्य, इसको भी ध्यान से समझ लेना। कर्मवाच्य, अब कर्मवाच्य क्या होता है, क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जहां कर्म की प्रधानता होती है। जहां किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो। हाँ बिल्कुल, सरनाम भाई जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अब यहां समझना और ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, तो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, मैं लिख रहा हूं पहले इसको समझ लेना, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात कर्म की प्रधानता का बोध हो, अर्थात कर्म की
प्रधानता का बोध हो कर्मवाच्य कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। तो यहां प्रधानता किसकी होती है? कर्म की होती है, क्योंकि वाच्य कौन सा है? कर्म वाच्य है। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो? कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात जिसकी प्रधानता हो वो कौन हो? कर्म हो। तो कौन सा वाच्य कहलाता है? कर्म वाच्य कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें उदाहरण समझना, जैसे शशि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इस उदाहरण को समझना और ध्यान देना। शशि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें ध्यान दे, अच्छे से समझना। अब देखो, मैं इसको ऐसे लिख देता, शशि पुस्तक पढ़ती है। इसको मैं लिख देता, शशि पुस्तक पढ़ती है और श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो यहां क्या हो जाता? हाँ बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, विकास बिश्नोई भाई जी, अवश्य आऊंगा, इतने प्यार से बुलाओगे, आपके काम क्यों नहीं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हो रहा है कुल जाटनी, आपका कमेंट अच्छे से शो हो रहा है, ध्यान दो आप यहाँ पे। शशि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसको मैं ऐसे लिख देता, शशि पुस्तक पढ़ती है। देखो ध्यान देना इसमें, शशि पुस्तक पढ़ती है। अब शशि पुस्तक पढ़ती है, अब शशि की जगह मैंने नाम इसका लिंग बदल दिया। क्या बदल दिया? शशि की जगह में लिख दिया श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ता है, कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल गई, कर्तृवाच्य। अब इसको बदल देना, कोई अंतर नहीं आएगा। देखो, अब शशि की जगह आप कुछ भी लिख दो, जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कोई बदलाव हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। अरे सोनू चौधरी को क्लास में आते ही भूख लग गई, 2 जून की रोटी खाई नहीं खाई? तो 2 जून की रोटी खाई होगी ना, तो अब तो भूख ही नहीं लगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ रिचपाल चौधरी जी, राजवीर भाई जी, स्वागत अभिनंदन है। तो देखो, शशि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब मैं इसका लिंग बदल रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया सोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। सोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब बताओ, मैंने कर्ता का लिंग बदला, क्रिया के लिंग में कोई बदलाव हुआ क्या? कोई बदलाव नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ क्या? नहीं हुआ। बिल्कुल सरनाम जी ध्यान दो। तो शशि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और शशि की जगह क्या लिख दिया? सोहन लिख दिया। तो कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं हुआ। शशि का सोहन कर दिया, फिर भी जाति है ही आ रहा है। क्या है? क्रिया स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो कर्ता के लिंग को बदलने पर क्रिया के लिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्रिया जैसी की वैसी है। तो ध्यान रखना, यहां कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य का। कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। कर्ता के बदलने पर, कर्ता के बदलने पर क्रिया नहीं बदल रही, कर्म के बदलने पर क्रिया बदल जाएगी। कैसे? शशि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और शशि के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, कर्म के बदलने पर बदल रही है। तो जाहिर सी बात है, कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। बिल्कुल। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। बिल्कुल। और समझो आगे, मैं उदाहरण और लिख रहा हूं। किसान के द्वारा फसल काट ली गई। अब ये मैंने लिखा किसान के द्वारा फसल काट ली गई, ये कौन सा वाच्य है? कैसे पहचानोगे? तो इसका लिंग बदल के देखो कर्ता का।
मैं कर्ता का लिंग बदल रहा हूं। अब कर्ता कौन है यहां पर? किसान। अब किसान की जगह पर मैं क्या इसका लिंग बदल देता हूं, कोई भी महिला का नाम लिख देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया मोनिका के द्वारा फसल काट ली गई। मोनिका के द्वारा फसल काट ली गई। तो किसान क्या था? किसान क्या था? पुल्लिंग था। मोनिका क्या है? स्त्रीलिंग है। मैंने लिंग बदल दिया और कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया के लिंग में कोई बदलाव हुआ क्या? नहीं हुआ। अब इसकी जगह मैं फसलें कर देता तो किसान के द्वारा फसलें काट ली गई। अब क्रिया किसके बदलने पर बदल रही है? फसलें। फसलें काट ली गई तो कर्ता, यहां पे कर्ता के बदलने पर क्रिया नहीं बदली, कर्म के बदलने पर। अब इसको मैं ऐसे लिख देता, जैसे उदाहरण समझना, किसान ने फसल काट ली। किसान ने फसल काट ली। अब ये कौन सा है? कर्तावाच्य है या कर्मवाच्य है? कर्ता के साथ में ने परसर्ग जुड़ा हो, कर्म परसर्ग रहित हो, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, तुरंत कर्तृवाच्य कर देना है, तुरंत उसको कर्तावाच्य कर देना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहा किसान ने फसल काट ली। अब किसान ने फसल काट ली और मोनिका ने फसल काट ली। कर्ता के साथ में ने परसर्ग आ रहा है तो कुछ भी नहीं देखना, सीधा कर्तावाच्य करना है। हाँ, वेरी गुड इवनिंग स्वीटी। कोई बात नहीं मोनिका, खेत नहीं है तो क्या फर्क हुआ, मैंने यहां पर बता दिया, तो क्यों घबराते हो। तो किसान ने फसल काट ली तो ने परसर्ग होने के कारण कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। अब इसको जब कर्म वाच्य में बनाएंगे तो ने के स्थान पर से या के द्वारा लिख दिया जाता है, से या के द्वारा। तो किसान के द्वारा फसल काट ली गई, ये किस में चला जाएगा? कर्म वाच्य में। अब देखो आगे और ध्यान से समझना। तो कर्ता के बदलने पर क्रिया नहीं बदल रही, कर्म के बदलने पर क्रिया बदल रही है। कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। जैसे कौन सा वाच्य कहेंगे? कर्म वाच्य कहेंगे। क्यों कहेंगे इसका कारण आपको पता लग गया होगा, बिल्कुल। हाँ, तो किसान के द्वारा फसल काट ली गई, तो समझ आया नहीं आया? तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये किसका बोध करा रहा है? कर्म वाच्य का, कर्म के अर्थ का बोध करा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझ लेना है। और उदाहरण बता रहा हूं, हाँ बिल्कुल ध्यान देना। अरे पढ़ने पे ध्यान दिया करो, ठीक है ना। हाँ, तुम बातों पे ज्यादा, पढ़ने पे ध्यान कम देते हो, तो पढ़ने पे ध्यान दे। सोनू पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, कोई काम नहीं आएगा, ये पढ़ाई ही काम आएगी, ठीक है ना। हाँ, आगे ध्यान दो। तो यहां पर कर्तृवाच्य हुआ नहीं हुआ? अब मैं और उदाहरण लिखा रहा हूं, ध्यान देना। जैसे रमेश के द्वारा या रमेश से, उदाहरण को समझना, पत्र लिखा नहीं जाता। अब बताओ ये कौन सा वाच्य होगा? बहुत अच्छे से समझना, फिर मैं इसको समझाऊंगा। रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता। अब ये किस में जाएगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य में जाएगा। अब इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे, समझेंगे। हाँ बिल्कुल, राम ने चाय पी, तो राम ने चाय पी, तो जाहिर सी बात है ने परसर्ग है, कर्तृवाच्य होगा। राम ने चाय पी, सीता ने चाय पी, ने परसर्ग जा रहा है तो कर्तृवाच्य में जाएगा, बिल्कुल होगा कर्तृवाच्य। अरे स्वीटी पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, कोई काम नहीं आएगा, मैं बार बार समझाता हूं। हाँ
देखो यहां तो रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, बिल्कुल। अब इसमें उत्तर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है सबका। हाँ, कर्मवाच्य आ रहा है, भाववाच्य भी आ रहा है। अब इसको समझ लेना ध्यान से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना। रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, तो देखो आपने जो कर्तृवाच्य लिखा था उस कर्तृवाच्य में एक नोट लगा लेना कि कर्तृवाच्य हमेशा ध्यान रखना अकर्मक का भी बन सकता है, सकर्मक का भी बन सकता है। कर्तृवाच्य अकर्मक का भी बन सकता है, सकर्मक का भी बन सकता है। ने परसर्ग जुड़ने पर सकर्मक ही होगा, ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहां पर क्या रहा, रमेश से क्या नहीं लिखा जाता, पत्र। पत्र क्या है, यहां पर कर्म है। और भाववाच्य हमेशा किसका बनता है, भाववाच्य हमेशा अकर्मक का बनता है। किसका, अकर्मक का। और अगर सकर्मक का भाववाच्य बनेगा तिर्यक रूप में, तिर्यक रूप में मतलब कर्ता के साथ भी ने होग और कर्म के साथ भी को हो, तो अब तीसरा रूप हो गया भाववाच्य का। मतलब जब कर्ता के साथ भी ने परसर्ग जुड़ रहा हो, कर्म के साथ भी को परसर्ग जुड़ रहा हो और क्रिया किसमें आ रही हो, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एक वचन में, तो वहां कौन सा हो जाएगा, वहां भाववाच्य होगा। लेकिन भाववाच्य हमेशा अकर्मक का बनेगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। सकर्मक का किस स्थिति में बनेगा, कर्ता के साथ ने हो और कर्म के साथ भी को हो, तब बनेगा। तो ये बात समझ आई नहीं आई। तो अब इसमें लिखा रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, ये कैसा वाच्य है, कर्मवाच्य होगा। अब इसको भाववाच्य बनाते तो कैसे बनता, क्या लिखता मैं, रमेश से लिखा नहीं जाता, ये भाववाच्य, और रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, ये कर्मवाच्य होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे उदाहरण आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे जो भाववाच्य जैसा महसूस कराते। तो रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, और रमेश की जगह मैंने लिख दिया सीमा से पत्र लिखा नहीं जाता। अब बताइए, मैंने कर्ता का लिंग बदला, क्रिया के लिंग में कोई बदलाव आया क्या, कोई भी बदलाव आया क्या, नहीं आया। तो इसलिए ये किस में जाएगा, कर्मवाच्य में जाएगा, नहीं जाएगा। तो कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। तो कर्ता के लिंग और वचन बदलने पर क्रिया का लिंग और वचन बदले, कर्तृवाच्य। कर्म के लिंग और वचन बदलने पर क्रिया का लिंग और वचन बदले, कर्मवाच्य। लेकिन कर्ता का लिंग और वचन बदलने पर क्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा, इसलिए ये कौन सा होगा, हाँ बिल्कुल। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कर्मवाच्य में जाएगा, बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, मेहनत करोगे तो जरूर आएगा समझ में। मेरा कुछ नहीं, आपकी मेहनत का ही फल होता है। कहते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। तो कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल। दीपिका कुमावत जी, आज आपका सही हो गया, आज नहीं हमेशा सही होगा। आप रेगुलर पढ़ते हो, रेगुलर क्लास लेते हो, मेहनत करते हो, तो सही क्यों नहीं होगा, हर रोज सही होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल। हाँ नरेश भाई ध्यान दो। तो किसान के द्वारा फसल काट ली गई, मोनिका के द्वारा फसल काट ली गई, रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, सीमा से पत्र लिखा नहीं जाता। ये सब किसका बोध करा रहे हैं, कर्मवाच्य का। क्योंकि यहां पर असमर्थता होते हुए भी, नहीं होते हुए भी यहां कर्म उपयुक्त है, और कर्म उपयुक्त है तो कर्मवाच्य होगा, ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, और उदाहरण, खूब सारे उदाहरण बताऊंगा, बहुत ध्यान। देखो, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। अब इसमें कौन सा वाच्य होगा, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। अब मैं मुख्यमंत्री, ऐसे कोई भी उदाहरण आ जाए तो अपने अनुसार उसमें कर्ता रख देना, कोई नाम बदल के रख देना। सर्वनाम आ रहा है तो सर्वनाम को हटा के उसकी जगह कर्ता रख देना, कोई नाम रख देना जिससे वो लिंग बदल सके। अब मैं मान लो यहाँ पर ऐसे लिख दूं, सोनू के द्वारा घोषणा की गई। अब यहाँ पर क्या लिख दिया, मुख्यमंत्री की जगह सोनू के द्वारा घोषणा की गई। अब ये सोनू के द्वारा घोषणा की गई, सोनू ने घोषणा की, ये कर्तृवाच्य। सोनू के द्वारा घोषणा की गई
तो इसमें बदलाव हुआ क्या? नहीं। अब सोनू की जगह मैंने लिख दिया मोनू, तो मोनू के द्वारा घोषणा की गई। सोनू मोनू कुछ भी लिख दो, घोषणा की गई जैसा वैसा ही रहेगा। कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो कर्ता के बदलने पे नहीं बदल रही क्रिया, किसके बदलने पे बदल रही है? कर्म के बदलने पे। तो वाच्य कौन सा होगा? अब कर्म के बदलने पे कैसे बदलेगी? हाँ देखो, तो घोषणा की जगह में क्या कर देता? घोषणाएं। क्या कर देता? घोषणाएं। अब ये कौन सा हो जाता? ये किस में चला जाता? ये घोषणाएं की गई, बदल रही है क्रिया किसके अनुसार? क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्म के अनुसार। तो मैं इसमें लिख रहा हूं, उदाहरण ध्यान देना और अच्छे से समझना। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, सोनू के द्वारा अब मैं बदलाव किस में कर रहा हूं? कर्म में कर रहा हूं। क्या की गई? घोषणा। अब घोषणा की जगह क्या कर दिया? घोषणाएं कर दिया। तो पहला क्या लिखा मैंने? मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, और मुख्यमंत्री की जगह लिख दिया मैंने सोनू के द्वारा घोषणाएं की गई। अब गई की जगह क्या आ गया? गई। अब ये क्रिया किसके अनुसार बदली है? देखो यहां पर ये जो घोषणा शब्द था, यहां पे जो ये घोषणा शब्द था, ये कौन सा था? घोषणा की गई, तो घोषणा होती है, इसका मतलब क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन है, तो यहां क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन आई नहीं आई? अब यहां पर इसको मैंने बहुवचन में प्रयोग कर दिया, घोषणाएं, तो क्रिया भी किस में आ गई? बहुवचन में आई नहीं आई? तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसी के आधार पर आपको याद रखना है। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर ये किस में आ रहा है? घोषणा, स्त्रीलिंग एक वचन, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन। ये क्या है? स्त्रीलिंग बहुवचन, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन। अब क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? हाँ बिल्कुल, क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? ध्यान रखना, क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार नहीं बदली, कर्म के अनुसार। जाहिर सी बात है, कौन सा वाच्य होगा? अब कर्म वाच्य होगा नहीं होगा? कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार बदल रही है। तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, बिल्कुल अच्छा उदाहरण है। अब देखो इसको समझना, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। हाँ, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। अब इसमें कौन सा होगा? बिल्कुल, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। तो ध्यान देना और अच्छे से समझना। मुख्यमंत्री, सोनू और पुलिस, ये तीनों कर्ता हैं। कर्ता के बदलने पर क्रिया नहीं बदल रही, कर्म के बदलने पर क्रिया बदल रही है। अब इसको देखो, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। अब इसको मैं कैसे लिख देता? पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब ध्यान देना इसमें, पुलिस ने चोर पकड़ा, ध्यान से समझना, इसको बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। पुलिस ने चोर पकड़ा। अब पुलिस ने चोर पकड़ा, पुलिस ने चोर पकड़ा, तो यहां ने परसर्ग आ रहा है, तो कर्ता के साथ ने परसर्ग है, तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। समझ में आया नहीं आया? हाँ बिल्कुल। भिड़े के द्वारा टप्पू की पिटाई की गई, बिल्कुल टप्पू की गई, वो भी इसमें ही आएगा। अब ध्यान दो, इसमें पुलिस ने चोर पकड़ा, कर्तृवाच्य। अब ने के स्थान पे क्या लिख दिया? के द्वारा।
क्योंकि जब आप कर्म वाच्य बनाओगे तो कर्ता के साथ आने वाले ने के स्थान पर से या के द्वारा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? से या के द्वारा। तो पुलिस ने चोर पकड़ा, इसकी जगह आया पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। तो से या के द्वारा जुड़ के कौन सा बनेगा? कर्म वाच्य बनेगा। कौन सा बनेगा? कर्म वाच्य बनेगा। हाँ, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। तो ये समझ आया नहीं आया? तो इसका भी ध्यान रखना। तो पुलिस ने चोर पकड़ा कर्तृवाच्य था और पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, ये किस में चला जाएगा? कर्म वाच्य में। तो ये बात समझ आई नहीं आई? तो कर्ता के लिए प्रयुक्त होने के वाले ने के स्थान पर से या के द्वारा लिख दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ, गांव वालों ने कोरोना वायरस के लिए सेंटर बनाए, तो ये कर्तृवाच्य। और गांव द्वारा, हाँ बिल्कुल, गांव वालों के द्वारा कोरोना वायरस के लिए सेंटर बनाए गए, ये किस में चला जाएगा? कर्म वाच्य में चला जाएगा। तो ने के स्थान पर क्या आ जाए? के द्वारा। तो वो किस में चला जाता है? कर्म वाच्य में। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, सोनू के द्वारा घोषणाएं की गई, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। तो बताइए कर्म वाच्य में कोई कंफ्यूजन है क्या? जेठालाल के द्वारा बबीता जी को फूल दिया गया। देखो कितना अच्छा, जेठालाल ने बबीता जी को फूल दिया, कर्ता वाच्य। और जेठालाल के द्वारा बबीता जी को फूल दिया गया, बिल्कुल अच्छा उदाहरण है, लिखो इसको। जेठालाल के द्वारा बबीता को फूल दिया गया। अब मैं इसको कैसे लिखता? बिल्कुल, हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब देखते हो। अब इसको कर्ता वाच्य में बनाता, कर्तृवाच्य बनाता, तो कैसे लिखता? जेठालाल ने बबीता को फूल दिया। कैसे लिखता? जेठालाल ने, समझ लो इसको, जेठालाल ने बबीता को फूल दिया। अब कर्ता के साथ ने परसर्ग आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो जेठालाल ने बबीता को फूल दिया, कर्ता के साथ में क्या आ रहा है? ने परसर्ग आ रहा है। हाँ, कर्ता के साथ क्या आ रहा है? ने परसर्ग आ रहा है। कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। और ने के स्थान पे क्या लिख दिया? के द्वारा। तो जेठालाल के द्वारा बबीता को फूल दिया गया। तो जैसे बात है, ये कौन सा हो गया? ये किस में जाएगा? कर्म वाच्य में जाएगा। रेशमा चौधरी पढ़ाने दोगी नहीं पढ़ाने दोगी? है, बच्चों को डिस्टर्ब कर रही हो, ना पढ़ रही हो ना पढ़ने दे रही हो, पढ़ने पे ध्यान दो। तो जेठालाल के द्वारा बबीता को फूल दिया गया, ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्म वाच्य हो गया। ये कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा। तो ये भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, सहदेव सर ने रेशमा मैडम को फूल दिया, तो ये भी कौन सा होगा? किस में जाएगा? किसमें? कर्तृवाच्य में। और सहदेव सर के द्वारा रेशमा मैडम को फूल दिया गया, ये किस में चला जाएगा? कर्म वाच्य में। तो बिल्कुल सही उदाहरण दिया स्वीटी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी जी आपका। हाँ बिल्कुल, ध्यान दो। तो जेठालाल के द्वारा बबीता को फूल दिया गया, ये किस में चला गया? कर्म वाच्य में चला गया। तो बताइए समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहां पर ध्यान ये रखना, यहां पर चोर क्या है? कर्म है। फूल क्या है? कर्म है। तो कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है, तो वाच्य कौन सा होगा? किस में रखा जाएगा? कर्म वाच्य में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो कर्म वाच्य में बताइए किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है क्या? अच्छे से समझ आ रहा है ना? कोई समस्या तो नहीं है?
हाँ, तो ध्यान देना। अब भाववाच्य समझना, ठीक है ना। भाववाच्य क्या होता है, अब उसको ध्यान देना और उसको अच्छे से समझना। भाववाच्य, भाववाच्य क्या होता है, किसको कहते हैं भाववाच्य, क्या अर्थ होता है भाववाच्य का, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो भाववाच्य में होती है। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है वो भाववाच्य में ही होती है। क्या होता है भाववाच्य? देखो, जब किसी वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता हो, ना कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया की प्रधानता हो, अर्थात जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार आ रही हो, ना कर्म के अनुसार आ रही हो, बल्कि भाव के अनुसार आ रही हो, वह कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। भाववाच्य, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, अरे पढ़ लो, ध्यान दो और ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। हाँ, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, और ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, और ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, बल्कि भाव के अनुसार, प्रयुक्त क्रिया, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त क्रिया भाववाच्य कहलाती है। तो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो और ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, भाववाच्य कहलाता है। किसके अनुसार प्रयुक्त हो? भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, भाववाच्य कहलाता है। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाववाच्य कहलाता है। तो देखो, कर्मवाच्य में एक बात का और ध्यान रख लेना, इसमें चाहो तो नोट लगा लेना, विशेष करके लिख देता हूं जिससे कि आपको ध्यान रखो। जैसे कर्तृवाच्य में बताया था कि कर्तृवाच्य हमेशा अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का बनता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। और कर्मवाच्य हमेशा किसका बनता है? सकर्मक क्रिया का ही बनता है। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया का ही बनता है, सकर्मक क्रिया का बनता है। भाववाच्य में क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है, तो यह भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है। अब देखो यहां, तो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो और ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। तो सबसे ज्यादा जो समस्या आती है
वो भाववाच्य में ही आती है। तो इस भाववाच्य को ही अच्छे से समझना। हाँ बिल्कुल, अब ध्यान देना और इसको समझना। मैं उदाहरण लिख रहा हूं इसमें कुछ, जैसे माने ध्यान देना इसमें, बेटी को पुकारा, माने बेटी को पुकारा। अब इसमें कौन सा वाच्य होगा? हाँ ध्यान दो, एक बार इसका उत्तर दो। जरूरी नहीं कि मैं इसमें कर्ता वाच्य ही लिखूं। हाँ ध्यान दो, इसको समझना। हाँ बिल्कुल, तो मां ने बेटी को पुकारा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है, भाववाच्य में जाएगा, मुझसे अब रहा नहीं जाता, भाववाच्य होगा बिल्कुल। पहले इसको समझो, सारी बातें करेंगे। हाँ बिल्कुल, सब आएंगे। हाँ अरे सब कुछ समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। समझ आया नहीं आया? तो हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी दिन हो, और हर चीज को ऐसे सीखो जैसे हमेशा के लिए सीखने वाले हो, तो कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, तो देखिए, मां ने बेटी को पुकारा, आप उत्तर दे रहे हो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। हाँ बिल्कुल, कर्तावाच्य भाववाच्य भी कुछ बता रहे हैं इसमें, अधिकांशतः इसमें कर्तृवाच्य बता रहे हैं। अब ध्यान दो इसको और अच्छे से समझना। हाँ ध्यान देना, और मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको समझो। मां ने बेटी को पुकारा, तो मैंने आपसे क्या कहा था? हाँ पहले ही कहा था मैंने कि कर्ता के साथ में ने परसर्ग जुड़ा हो, कर्म के साथ भी को परसर्ग जुड़ा हो, क्रिया के अनुसार पूरा वाक्य हो जाता है, वाच्य भाव हो जाता है। कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। तो कौन सा वाच्य है यहां? भाववाच्य। क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ भी ने है, कर्म के साथ भी को है, क्रिया तिर्यक स्थिति में आ रही है, भाववाच्य होगा। तो भाववाच्य इसमें। अब समझो कैसे है। मां ने बेटी को पुकारा, अब मैंने यहां लिखा बेटी ने मां को पुकारा, बेटी ने मां को पुकारा, मां ने बेटी को पुकारा, बेटी ने मां को पुकारा। आगे समझो, मां ने बेटा को पुकारा, मां ने बेटा को पुकारा, बेटा ने मां को पुकारा, बेटों ने मां को पुकारा, बेटियों ने मां को पुकारा, मां ने बेटियों को पुकारा। अब बताइए, पुकारा में कोई बदलाव हुआ क्या? कर्ता का लिंग और वचन बदल दिया, कर्म का लिंग और वचन बदल दिया, क्रिया में कोई भी बदलाव हुआ क्या? तो ना तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदली, ना कर्म के अनुसार बदली, बल्कि किस में आ रही है क्रिया? तो ये देखो ध्यान से समझना, यहां पर जो क्रिया आ रही है वो किस में आ रही है? एक तो अन्य पुरुष में है। किस में है? अन्य पुरुष में है। दूसरी बात किस में है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? अब देखो, बेटी भी स्त्रीलिंग, मां भी स्त्रीलिंग, दोनों ही स्त्रीलिंग है, फिर भी क्रिया किसकी आ रही थी? पुल्लिंग की। आ रही नहीं आ रही? तो यहां पर क्रिया पुल्लिंग भी है और अन्य पुरुष भी है, और किस में आ रही है? तो आपको अच्छे से पता है, एक वचन में आती है। किस में आ रही है? एक वचन में। भाववाच्य की क्या पहचान बताई थी मैंने आपको? जो क्रिया होगी वो किस में होगी? पुल्लिंग में होगी, अन्य पुरुष में होगी, एक वचन में होगी। तीनों बातें यहां है कि नहीं है? आपने सब कुछ बदल के देख दिया, लिंग वचन कारक काल सब कुछ बदल दो, लेकिन यहां पुकारा पुकारा ही रहा।
कोई भी पुकारा में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि ये वाच्य कौन सा है? भाव वाच्य है। क्योंकि क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार आई ना कर्म के अनुसार आई, बल्कि भाव के अनुसार आ रही। तो यहां प्रधानता किसकी है? क्रिया की। तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा? हाँ, कौन सा होगा? भाव वाच्य होगा। तो ये बात समझ आई नहीं आई, इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा था कि जो भाववाच्य होता है उसमें जो क्रिया आती है ना तो कर्ता के अनुसार आती ना कर्म के अनुसार आती, बल्कि भाव के अनुसार आती है। और यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ में नेपरसर्ग जुड़ा हो और कर्म के साथ भी कोपरसर्ग जुड़ा हो, क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में आ रही हो, भाववाच्य होता है। तो इसमें भाववाच्य हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल। हाँ, जेठालाल ने दया को पुकारा, बिल्कुल इसी में आएगा, क्योंकि ने भी आ रहा है को भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये किस में जाएगा? किस में? इसी में जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। केवल आपको वाच्य में नहीं, ये वाक्य शुद्धिकरण में भी काम आएंगी। तो इसलिए इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो मां ने बेटी को पुकारा, तो कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। आगे ध्यान दो, आपका फेवरेट उदाहरण है राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो राम ने रावण को मारा, कर्ता के साथ भी नेपरसर्ग है और कर्म के साथ भी कोपरसर्ग है। बिल्कुल। तो कौन सा होगा? भाववाच्य होगा नहीं होगा? तो यहां भी नेपरसर्ग आ रहा है और यहां भी कोपरसर्ग आ रहा है। जब वाक्य में कर्ता के साथ और कर्म के साथ, दोनों के साथ में क्या आ जाए? परसर्ग आ जाए, तो कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को परसर्ग आ जाए, कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। तो ये बात आ गई समझ में? तो ध्यान रखना। अब मैं ऐसे उदाहरण और लिख रहा हूं जो इससे अलग है, बहुत अलग है। देखो, रमेश से बोला नहीं जाता। रमेश से बोला नहीं जाता। तो रमेश से बोला नहीं जाता तो कौन सा होगा? रमेश से बोला नहीं जाता। तो यहां पर देखो ध्यान से, रमेश से बोला नहीं जाता। सबसे पहली बात, रमेश का लिंग बदल दो। हाँ, रमेश का लिंग बदल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नरेंद्र भैया। राम ने रावण को तीर से मारा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तीर से लौड़ने से क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा, भाववाच्य रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना अब। हाँ, तो रमेश से बोला नहीं जाता। अब मैंने रमेश की जगह पर यहां पर लिख दिया, जैसे सोहनी से बोला नहीं जाता। सोहनी से बोला नहीं जाता। अब मैंने देखो यहां पर कर्ता का लिंग बदला है, क्रिया के लिंग में बदलाव आया नहीं आया, तो कर्तावाच्य तो है ही नहीं। दूसरी बात, दूसरा देखो, बहुत आसान है इनको निकालना, बस थोड़ा समझना पड़ता है। कर्ता के बदलने पर क्रिया नहीं बदली तो कर्तावाच्य है ही नहीं। फिर कर्मवाच्य देखो। हाँ, अब दूसरा देखो कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। रमेश से बोला नहीं जाता, बोलना क्रिया है, रमेश क्या है? कर्ता है, कर्म है ही नहीं। जब कर्म है ही नहीं तो अकर्मक का कर्म बनेगा नहीं, तो ये कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। अब इसके बाद में एक उदाहरण लिख रहा हूं, उत्तर आपको देना है, ठीक है ना? मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, आपको उत्तर देना है उसका, ठीक है ना? जैसे निहारिका से खाना पकाया नहीं जाता। निहारिका से खाना पकाया नहीं जाता।
अब इसमें कौन सा करोगे, कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान देना। बिल्कुल। तो निहारिका से खाना पकाया नहीं जाता, हाँ बिल्कुल, कौन सा वाच्य होगा? बिल्कुल बताइए क्या होगा? हाँ, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, बिल्कुल भाववाच्य में जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो कर्ता के साथ में ने है, कर्म के साथ को है, भाववाच्य में जाएगा। विक्रम भाई बिल्कुल भाववाच्य होगा। बिल्कुल। हाँ देखो, उत्तर आने लग गए। स्वीटी तुम बातों में लगी रहती हो और बातों में लगी रहती हो, इसलिए देख लो तुम्हारा गलत हुआ है, भाववाच्य बता रही हो। इसलिए कहता हूं कि पूरा ध्यान, पूरा फोकस पढ़ने पर रखा करो। हाँ हाँ, तो इसका ध्यान दो। अब इसमें कौन सा वाच्य होगा? सब भाववाच्य, अधिकांशतः, सब तो नहीं, जो बाकी सीरियस होके और ध्यान से पढ़ रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये कर्म वाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। क्यों है कर्म वाच्य? अब समझ लेना ध्यान से। मैंने क्या कहा था कि भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। किसका? अकर्मक क्रिया का। क्या नहीं पकाया जाता? खाना। अब बताओ इसमें खाना कर्म है कि नहीं है? कर्म आ गया। कर्म आए लेकिन किसके साथ? परसर्ग के साथ। कर्ता के साथ भी ने परसर्ग हो, कर्म के साथ भी को परसर्ग हो, तब भाववाच्य होगा। लेकिन अगर कर्ता और कर्म, मतलब कर्म बिना परसर्ग के आ रहा है, तो फिर वो भाववाच्य नहीं हो सकता, फिर वो कर्म वाच्य होगा। तो ये कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। अब इसको भाववाच्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा? निहारिका से पकाया नहीं जाता, निहारिका से पकाया नहीं जाता, निहारिका से खाया नहीं जाता, तो ये किस में जाएंगे? भाववाच्य में जाएंगे। तो इसलिए खाना हटेगा यहां से और क्या बनेगा? निहारिका से पकाया नहीं जाता। अब ये भाववाच्य होगा। निहारिका से पकाया नहीं जाता। अब ये कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। आया समझ में? नहीं आया तो इसका ध्यान रखना है। हाँ, रेसू जी से कपड़े धोए नहीं जाते, बिल्कुल नहीं धोए जाते। तो क्या है? धोए नहीं जाते, लेकिन ये कर्म वाच्य में जाएगा क्योंकि कपड़े आ गया, कपड़ा कर्म है, तो जाहिर सी बात है ये कर्म वाच्य में जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका ध्यान रखना है। चांदी काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मीमा, बालियान भाई जी, बहन जी, जो भी हो, इसका अर्थ होता है, चांदी काटने का मतलब होता है हर तरह से, हर तरफ से धनी धन कमाना, बहुत अधिक धन कमाना। आजकल तुम्हारी बहुत चांदी कट रही है, खूब पैसे कमा रहे हो, तो खूब पैसे कमाना होता है चांदी काटने का। तो यहां तक समझ आ गया। अभी भाववाच्य में बहुत सारी बातें आएंगी, भाववाच्य खत्म नहीं हुआ, अभी तो भाववाच्य की बातें कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलते हैं। रात को 9 बजे वाली जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास है उसको जरूर लिया करो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न होते हैं। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।